क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप अपनी जिंदगी के मालिक होते तो कैसा होता? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अपने पास दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में जब हम अपना सोने का टाइम, खाने का टाइम, ऑफिस का टाइम और बाकी सारे काम के टाइम को निकाल दें, तो अधिकतर लोगों के पास 1 या 2 घंटे बचते हैं, जिसमें हम अपने पसंदीदा काम को कर सकें। कभी-कभी तो अपने पास उस काम को करने के लिए पैसा भी नहीं होता। मैंने एक ऐसा रास्ता ढूंढा है, जिससे मैं सीख रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक कैसे बन सकता हूँ। एक बिजनेस है, जिसे अपने घर से ही कर रहा हूँ। उसको एक सिस्टम के साथ किया जाता है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। ये इतना आसान है कि इसको कोई भी कर सकता है। इसमें कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो, तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। थैंक यू। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5, नैपकिन प्रेजेंटेशन नंबर 4, डिगिंग डाउन टू बेडरॉक। हम इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे कि जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे बिजनेस में आते हैं, वो बड़ी जल्दी डिस्करेज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस चल ही नहीं रहा है। उनके डिस्करेज होने का रीजन ये होता है कि वो बिजनेस में आते ही दिन काउंट करना शुरू कर देते हैं, जबकि जो हमारे पहले 3 से 6 महीने ट्रेनिंग में काउंट होते हैं। वो सोचते हैं कि उनके आगे जो लोग हैं वो पहले पहले से एमएलएम बिजनेस में हैं, वो उनके बराबर कैसे पहुंचेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा जो चैलेंज होता है नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। इस चैलेंज की वजह से वो हेड स्टार्ट नहीं ले पाते। सो उनको हेड स्टार्ट देने के लिए थोड़ा हेड स्टार्ट देने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम जिसमें हम दिखाते हैं कि एक बंदा सबसे पीछे भाग रहा है, कुछ लोग बीच में भाग रहे होते हैं और एक बंदा सबसे आगे और सबसे तेज भाग रहा होता है। जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अपने आप को सबसे पीछे वाले बंदे से रिलेट करता है और आगे आप भागने वाले लोगों को उसकी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल लीडर्स के साथ कंपेयर करता है और वो सोचता है कि वो उनको नहीं पकड़ पाएगा, जिसकी वजह से वो डिस्करेज हो जाता है कि वो तो पीछे ही रह गया, सभी लोग आगे भाग गए हैं। तो उनकी इस डिस्करेजमेंट को दूर करने के लिए हम उन्हें बताते हैं कि जो एमएलएम की रेस है, इसमें हर कोई विनर होता है, क्योंकि इस रेस की कोई फिनिश लाइन नहीं होती। सबसे मेन है कि आप रेस में भाग रहे हो या नहीं, क्योंकि डॉन कहते हैं कि द ओनली लूजर्स आर द क्विटर्स। जो क्विट कर देंगे वही लूज करेंगे। तो अगर हमें रेस अच्छी भागनी है, तो पहले हमें उसके लिए ट्रेनिंग करनी होगी। तो जब हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं, तो वो पहले 3 से 6 महीने हम उनको ट्रेनिंग में डालते हैं। जो चीज वो इन 3 से 6 महीने में सीखते हैं, अपने अपलाइन के साथ मिलते हैं, प्रोडक्ट्स को ट्राई करते हैं, वो उनकी ट्रेनिंग में काउंट होता है। ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद जब उनको लगे कि वो अब सीरियस हैं या उनके अपलाइन उनको हरी झंडी दे दें, तो वो फील्ड में जाकर 45 करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो उस दिन से अपने दिन काउंट करना शुरू कर सकते हैं। ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रेनिंग से हमें हेड स्टार्ट मिलता है, जिससे हम हमारी जो लंबी रेस भागने के लिए वार्म अप हो जाता है। जब हम उनको ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस बताएंगे, उससे क्या होगा कि वो पैसे की फिक्र छोड़कर पहले सीखना चाहेंगे। आगे आता है कि आम तौर पे क्या होता है कि जब नए डिस्ट्रीब्यूटर को पहले कुछ महीनों में पैसे नहीं आते, तो वो डिस्करेज हो जाता है। वो सोचता है कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, तो वो डिस्करेजमेंट ना आए। सॉरी। तो वो डिस्करेजमेंट ना आए, तो हम उनको एक बड़ी बिल्डिंग की एग्जांपल देते हैं,
जैसे अगर हमने कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी हो तो पहले हमें फाउंडेशन डिग करते हैं। हम बड़ी बिल्डिंग को हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं। तो जब हम अपने 5 सीरियस लोगों को स्पॉन्सर कर रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि हम शॉवल से फाउंडेशन डिग कर रहे होंगे। तो हम नोटिस कर सकेंगे कि इस लेवल पे टाइम सबसे ज्यादा लगता है। जब हम सेकंड लेवल के जो 25 डिस्ट्रीब्यूटर को सिखा रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि हम फाउंडेशन डिग करने के लिए अब बुलडोजर की मदद ले रहे होंगे। अब हम फाउंडेशन डिग करने की स्पीड में इंक्रीज नोटिस कर सकेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि पहले अगर 5 लोग महीने की जो 5:45 प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो अब वो महीने की 25 प्रेजेंटेशन होगी। तो जाहिर सी बात है कि फाउंडेशन डिग करने की स्पीड भी इंक्रीज होगी। अब जब हम अपने थर्ड लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि हम फाउंडेशन को अब स्टीम शॉवल्स के साथ डिग कर रहे हैं। अब हमारी स्पीड और बढ़ जाएगी और हम 125 डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करके बेडरॉक, जो कि सख्त जमीन है, वहां पहुंच जाएंगे। अब जब हम अपने फोर्थ लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर करेंगे, तो हमारी बिल्डिंग अब ऊपर को राइज करना शुरू हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो पहले हमें फाउंडेशन बिल्ड करनी पड़ेगी। तो हमारा ज्यादा काम जमीन के नीचे होगा। अगर हम काम नीचे हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग दिखेगी नहीं। तो अगर हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर को लगे कि उनका काम नहीं चल रहा है या उनको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इसमें डिस्करेज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी उनकी फाउंडेशन बिल्ड हो रही है, उनकी बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर वो डिस्करेज होके क्विट करने की सोचें, तो वो ऐसा होगा जैसे कि कोई सोना खोद कर निकालने वाले लोग महीनों तक सोना ढूंढने के लिए मिट्टी खोद कर सोना मिलने से 6 इंच ऊपर ही क्विट कर दें। सो आगे हम आते हैं सेल्समैन की एग्जाम्पल पर, जो हमने पिछले चैप्टर्स में देखी थी। वो क्या करता है कि वो 130 लोगों को अपनी फ्रंट लाइन में स्पॉन्सर कर लेता है, और वो 130 लोग 5-5 लोगों को स्पॉन्सर कर लेते हैं, जिससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन में 780 लोग हो जाते हैं। इससे वो क्या करता है कि वो अपनी बिल्डिंग की फाउंडेशन बेडरॉक को बिना हिट करे, जो सॉफ्ट सोइल है उस पे ही बना देता है, जो 130 वर्ड बना लेता है, जिससे उनकी बिल्डिंग जरा सी भी अंधेरी से गिर जाती है, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बिल्डिंग टिक नहीं पाएगी और गिर जाएगी। अगर हम इसको कैलिफोर्निया ट्रिप वाली प्रेजेंटेशन से रिलेट करें, तो हम देख सकते हैं कि जो सेल्समैन है उसने पहला गियर 130 बारी डाल लिया है, जिससे उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। जो क्रक्स है इस प्रेजेंटेशन का वो ये है कि अगर हम इन नैपकिन प्रेजेंटेशन को सीख जाएं और इन्हें ऐसे ही यूज करें, तो हम एक ही गियर में नहीं अटकेंगे। हमारी जो फाउंडेशन है हमने जो डीप बनानी है बेडरॉक तक, जिससे हम हाई गियर में आ जाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू गाइस। I'll start with ਵੈਲਿਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫੀਡਬੈਕ। ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ 45 ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ 45 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜੋ ਨਵੀਂ 45 ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਪਥ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੈਡਰੌਕ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ 'ਚ ਜੋ ਐਨਾਲੋਜੀ ਸਮਝਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਬੈਡਰੌਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਬੈਡਰੌਕ ਮਤਲਬ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਇਸ ਐਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 45 ਹੈ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਬਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ 25% ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਕਰੇਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਮੇਨ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਕਰੇਜ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਕਰੇਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸੋ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪੇਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਆਪਟੀਮਮ ਪੇਸ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਸੀਗੀ ਫਲੋ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਟੇਕ ਅਵੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੇਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਪ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟੇਕ ਅਵੇ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਡੀਪ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬੈਡਰੌਕ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Hello Karan, it was a very good presentation. Thoda jada 45 second was very good. I really like it. Thoda bahut zyada control hai uno de utte, and the flow of entire presentation is awesome. ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ when slide is new slide came so gap ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੋਰ ਫਲੋ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਐਂਡ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲੈਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਵਾਸ ਆਸਮ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਇਟ। 6-7 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਸ, ਇਹ ਦੌੜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਰੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਥਲੀਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੇਸ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪੋਨੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫਾਈਟ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਟ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਜ਼ ਐਨ MLM ਜਾਂ ਮੈਂ MLM ਕੋਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਐਥਲੀਟ ਆ, ਉਹ 400 ਮੀਟਰ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੌੜਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ
58 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਦੌੜੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ 56 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਫॉर ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ। ਓਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 'ਚ ਦੌੜਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਓਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਾਈਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਪਥ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੈਸਟ ਇੰਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਮੱਖਣ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਟੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਫॉर दैट ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। थैंक यू भाजी। थैंक यू करनवीर जी, बहुत वधिया प्रेजेंटेशन लगी आपकी जी, बिल्कुल फ्लो बहुत वधिया सी, बिल्कुल कंट्रोल क्रक्स क्लियर, सिस्टम पूरा खोल के पीता है, ईच एंड एवरी पॉइंट आप जी नु क्लियर है, बहुत वधिया जी, कीप इट अप, थैंक यू सर। थैंक यू भाजी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। करण आपका 45 बहुत अच्छा है, 45 पे पूरा कंट्रोल है जैसे सबने बोला है। एंड ये जो प्रेजेंटेशन का टेक है, जैसे प्रमीत भाजी भी कहते हैं, जो फर्स्ट स्लाइड है ना उसमें बड़ी अच्छी पिक्चर मुझे भी अच्छी लगती है कि देयर विल बी नो फिनिशिंग लाइन। तो उसमें कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है, हमें पता हमने कहाँ जाना है। कोई बंदा पहले पहुंच गया है, कुछ आगे निकल गया है, बट जो कंपटीशन है वो मेरा खुद के साथ ही है, ठीक है। उस रेस में सारे बंदे हैं, तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड, जब हम बात करते हैं कि हमें बेडरॉक तक जाना है, नीचे तक जाना है, एक सख्त जमीन के पास, अगर हम एग्जांपल लेके चलूं कि जितनी बड़ी बड़ी अगर हम मॉल देखें जब बनते हैं, तो उस मॉल में भी सबसे पहले जब वो खुदाई शुरू करते हैं उससे पहले एक बाउंड्री कर देते हैं, मतलब टीन के वो पतरे लगा के वो बाउंड्री कर देते हैं। और सारे लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या कर रहे हैं, कब बिल्डिंग बनेगी, कब बनेगी बिल्डिंग, यहाँ पे कब मॉल बनेगा। बट एक्चुअल में जब वो बिल्डिंग बननी स्टार्ट होती है, जब वो फाउंडेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो बिल्डिंग जो है वो राइज दिखनी शुरू कर देती है। तो सिमिलरली एमएलएम के अंदर भी ऐसा है कि डिस्करेज नहीं होना है। आप स्टार्टिंग में अगर सोचो कि नहीं मैंने आज से काम शुरू कर दिया एमएलएम का, तो उसी दिन से मैं अपना जो टाइम है वो काउंट करना शुरू कर दूं। बट जो ट्रेनिंग पीरियड है, क्योंकि ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है, वी ऑल नो कि ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है, तो इसके अंदर हम साथ साथ सीख भी रहे हैं, स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और हमें ये तो पता है कि हमें डेप्थ में जाके अपना बिजनेस को बिल्ड करना है। सो मेरा यही टेक है कि डिस्करेज नहीं होना है एंड देयर विल बी नो फिनिशिंग लाइन। बहुत बढ़िया करण भाजी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आपने की है, फ्लो था प्रेजेंटेशन के अंदर। और ये जो प्रेजेंटेशन है वो मतलब जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है। ऑब्वियसली पहली 4 जो प्रेजेंटेशन है और वो मतलब लोगों को मोटिवेट करती हैं और मतलब काफी हद तक लोगों को मोटिवेट करती है बिजनेस में, और उनका जो एटीट्यूड लेवल है उसको हाई रखती है। थैंक यू भाजी। Well done, Karanveer. Lovely presentation, nicely done. Parmeet ने ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, I stand with it about your English skills. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ improve karna, as he said, because this is going to be a leverage in your business. Because if you take this business international, obviously you need to have a better pronunciation. People need to understand it. And moreover, you are going to represent yourself. So nothing difficult. The only thing is there's a desire. If you learn it, you can do it. So to improve your pronunciation, you can start listening to many English audios or English videos and start repeating them. Very easy to do. No big deal. And business samajh aa gaya aapko, to why not English also? So everybody has to work on English skills. Anyways, writing and speaking skills, so that we become more impressive. The reason why we don't write posts on social media is the reason because we are hesitant
to express ourselves in English language. If you're hesitant, this is the wrong business for you, because this is going to be international and there will be a challenge. So otherwise, presentation was okay. All the points were covered. And all the best to you. Thank you so much. Over to the next guy. ਹਾਂਜੀ ਕਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 3 to 6 ਮੰਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਦੋਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। वेरी गुड प्रेजेंटेशन करण। एंड जैसा परमीत जी ने और चीफ ने बोला, आई स्टैंड विद इट दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश, एंड सिंस इट इज गोइंग टू बी एन इंटरनेशनल बिजनेस, तो वो स्किल सेट हमारे को जरूरी है। अच्छा, इस प्रेजेंटेशन में जो मेरा टेक अवे है, दिस प्रेजेंटेशन ऑलवेज फैसिनेट मी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि जो सबसे पहली चीज जो रेस वाला है, वही चीज है कि आपको दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, एंड यू आर गोइंग टू सक्सीड, यू आर गोइंग टू विन द रेस। देयर इज एब्सोल्युटली नो फिनिश लाइन, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन वर्किंग टिल यू अचीव द गैप। तो वो चीज एक बहुत फैसिनेटिंग है। यू डोंट हैव टू क्विट, ओनली क्विटर्स, दोज पीपल हु क्विट आर ओनली द लूजर्स। दूसरी चीज अगर फैसिनेट करती है कि जब भी हम एक बिल्डिंग को देखें, वो हमारे को सेल्फ मोटिवेट करते रहें। जहाँ तक इसमें बेड रॉक तक और फाउंडेशन की बात करी है, हम लाइफ के अलग अलग स्फीयर्स को देखें। अगर हम एजुकेशन को ही दें फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोचें कि हमारे को एक कोई कॉम्पिटिशन क्लियर करना है, एक किसी लाइन में हमारे को जाना है, व्हेन वी आर अ स्टूडेंट, तो उसमें हमारे को अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं। एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से रिफाइन करके और उसमें एक्सपर्टाइज करना पड़ता है, तभी वी आर एबल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और तभी फिर हमारे लिए कंपटीशन क्लियर करना इजी हो जाता है। अगर हमारी वो पहले की फाउंडेशन ही वीक रहेगी तो हम कभी भी कंपटीशन क्लियर करने लायक नहीं रहते। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल लें कॉरपोरेट हाउसेज की, कॉरपोरेट हैं जितनी भी कंपनीज हैं, उसमें कॉरपोरेट्स जो अपने जो लीडर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं स्किल सेट डेवलप करने के लिए, ताकि वो कंपनी के लिए एक यूजफुल असेट बन सके और उसके लिए बेनिफिट ला सके। तो जब वो एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन जाती है, उनका स्किल सेट डेवलप हो जाता है, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंपनी। So that is what I have to say. Thank you. Over to anyone who want to add further. थैंक यू जी सारे दा। I want to share it with you because we have enough time. I think we got 10 minutes. Good 10 minutes, right? I joined late. So the word discouragement is the basic idea of this presentation. इससे पहले हमने drive करना सीखा है. So first of all, we learn what is MLM. Then we learn that how to do it. We multiply. We don't add and subtract. हम दो लोगों को स्पॉन्सर करना सीखते हैं या एक को सीखते हैं, उसी को सिखाते हैं. So we teach people how to sponsor. उसके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसे बनता है हमने देखा है कि how it will actually finally work when we have learned how to sponsor and teach. Then we also had to learn in which sequence do we have to sponsor people. Do we have to sponsor people like a person, or do we have to sponsor people like a network marketing professional? So then that is why salesman syndrome was discussed earlier before he teaches us which sequence we have to sponsor in. So salesman
as Karan also mentioned while explaining about the Bedrock thing, that the salesman will sponsor people with him because he has understood one thing, that I have to, in order to sell my products, I have to sponsor people. So he says, okay, let me go sponsor people. So he starts sponsoring maybe 100 plus people. And the problem with this is that when he comes back and wants to talk to the first person, they have already quit the business, because there is no reason for them to stay in the business, because nobody wanted to teach them how to build this business. That's the reason people lose in multi-level marketing. Then he comes to the sequence of which sequence we have to build the business. So the first sequence is you have to learn how to drive this vehicle. You have to understand that this is a vehicle that we have recently bought to reach our new destination. जो dreams हैं, desires हैं, these are our new destinations. वहाँ पहुँचने के लिए we need some vehicle. So the vehicle is multi-level marketing. However, this multi-level marketing vehicle has never been taught in schools and colleges and universities. We don't know how it works. Our parents don't know. Our grandparents don't know. It's a new thing. So somebody has to teach us. So we have to learn how to drive this vehicle. And it has been parallelly explained like a vehicle, regular vehicle. So we get into it. If we don't get into it, we can't say we are building it. We have to start it, then we have to fuel it, and then we have to learn how to shift gears, because this is not an automatic vehicle. It's a manual vehicle. So we have to learn how to shift gears. So if we have a gear shifting stick in our hands, we have all the numbers displayed on it, 1, 2, 3, 4, 5 overdrive. So either we can simply say, okay, I want to zoom my car, I want to go very fast. I'll immediately put it into overdrive, and we know that it won't, leave our driveway. So उस mistake से बचाने के लिए he teaches us that you go into the first gear first, and then second, third, fourth, fifth, sixth. So how to go into the first gear, and why to go into the first gear, and how many times to go into the first gear has already been explained in that chapter. So we have to learn how to drive this vehicle. Once we have learned how to drive the vehicle, now the chances are that we are now totally in sync with the system. So we want to sponsor people now, and then we see other people doing the business. We think कि हम पीछे रह गए हैं, हमारे से नहीं होगा, हमने लेट शुरू किया है. There are so many people already doing it. That discouragement thing starts popping in. So we see people running in front of us doing business. Few have 10 distributors, किसी के पास 2 distributors हैं, किसी के पास बहुत बड़ी team है. When we see that, so there are full chances that there will be a discouragement. Now it's a race. It's kind of a race for him. He looks it as like people are doing things, they are running somewhere. So it appears to him as a race. So in order to make that human being capable of running this race correctly and technically, we have to first of all sit with him and teach him that you don't have to be worried, you don't have to be feeling sad or sorry. The first time when you joined it, the first few months will be your training period. So you will learn how to run this race eventually. So when you jump into the race, really, then you will be well trained. So this training period will not count in the business period. ये उसे बताना होगा कि whatever the training period you have suggested, selected for yourself, 3 months, 6 months, 9 months, 1 year, depending upon your availability or your intelligence, वो time हम business में count नहीं करेंगे. If he agrees, then you have a gold ship with you. So अगर वो agree कर जाता है कि ठीक है 6 months I'm not going to worry about how big my business is, even if the upline helps him build the business, still he won't worry about how big the business is, then you've got a gold ship. सब ये यहाँ पर आकर वो अगर settle हो जाता है, अपने mind को settle कर लेता है, then you have done the first thing in helping him not to get discouraged. कि वो फिक्र नहीं करेगा कि अभी मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, अभी मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया है, ट्रेनिंग ले रहा हूँ. जैसे यादविंदर ने कहा कि ट्रेनिंग पहले, फिर उसके बाद बिजनेस बाद में. जब बिजनेस शुरू होगा
फिर उसके बाद जब शुरू होगा तो उसकी डायरेक्शन उसे समझानी है कि ये बिजनेस किस तरफ को होगा। तो वो डायरेक्शन समझाने के लिए वो बिल्डिंग की एग्जांपल ली गई है कि इन ऑर्डर टू रेज अ हाई बिल्डिंग, जितनी भी बड़ी आप ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करना चाहते हो, दैट विल बी इक्वल टू योर बिल्डिंग, हाई रेज्ड बिल्डिंग। जितनी बड़ी भी आप ऑर्गेनाइजेशन चाहते हो पहले उसको देखो, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस बिल्डिंग स्टैंड्स ऑन अ सर्टेन साइज ऑफ फाउंडेशन। वो समझना आपको। अगर वो एग्री करता है, ठीक है, दैट मेक्स सेंस कि बिल्डिंग स्टैंड्स ऑन अ फाउंडेशन, देन यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट सिमिलरली we will help you build a foundation for you. While we are building the foundation for you, that will be the second stage of that nothing will happen as such outside. बाहर आपके कुछ भी नजर नहीं आएगा, पैसा अगर नहीं आएगा या बहुत ज्यादा आपको सक्सेस दिखाई नहीं देगी, उसका कारण ये होगा कि you will be going down in the earth actually. So the direction of the business will be downwards first, and once it reaches its real point of inertia, जहां से वो bounce back करेगी building, because it will bounce back with the numbers. So पहले 5, दूसरी स्टेज पे 25, तीसरी स्टेज पे 125, और उसके बाद जो स्टेज है वो 625. When 625 people are doing 45-second presentation daily, that will be 625 45-second presentations daily. And the probability of bouncing back then will be higher than when you only do 5 presentations a day with 5 people. Alone you do 1, 5 के साथ 5, 25 के साथ 25, 125 के साथ 125 presentation daily, 625 के साथ 625 presentations daily. The probability factor goes like very high. Now this building is bound to bounce upwards. और जैसे 625 का नंबर या 125 का नंबर हम क्रॉस करेंगे, it will start popping up. और उसके बाद वो ग्राउंड लेवल पे आएगी. ग्राउंड लेवल के बाद फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, व्हाटएवर नंबर ऑफ स्टोरीज यू वांट टू हैव, वो दिनों में ही हो जाएगी. सो यू विल नॉट even have to do anything. This building will rise up and up and up and up. So this is what he wants us to learn के पहले discouragement आएगी कि मैं पीछे रह गया दुनिया से क्योंकि मैं लेट शुरू हुआ हूँ, पहली चीज. दूसरी ये कि यार इतना काम कर रहे हैं, इतने लोगों को मिल रहे हैं, इतनी प्रेजेंटेशंस कर ली, मैंने कमल को स्पॉन्सर कर लिया, कमल ने अमित को कर लिया, अमित ने शिवेन को कर लिया, शिवेन ने अपने पंकज को कर लिया, पंकज अब किसी और को कर रहा है, इतने लोगों को स्पॉन्सर भी कर लिया, प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, जूम कॉल्स भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी सारा दिन बैठे रहते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, कुछ हो तो रहा नहीं. बिकॉज जो होना है वो यही है कि पंकज कब सतवंत को मिलेगा और सतवंत को स्पॉन्सर करेगा, उस दिन काम होगा. उसके अलावा जो कुछ भी है व्हाट्सएप पे, जूम पे, किताब पढ़ना, ये सब ट्रेनिंग है. सो नाउ यू हैव टू रिलेट दीज टू पीरियड्स. जो ट्रेनिंग पीरियड है इज नॉट माय बिजनेस पीरियड. जो बिजनेस पीरियड है वो है व्हेन वी हेल्प समवन, स्पॉन्सर समवन, जिसको हम जब कभी भी हम किसी को पहले गियर में डालेंगे, दैट्स व्हेन बिजनेस हैपेंस. उसके अलावा जो कुछ भी है वो ट्रेनिंग है. ये आप लोगों को भी समझना होगा, नए लोगों को भी यही समझाना होगा कि जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं, ये सब हमारी ट्रेनिंग में आता है. एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये ट्रेनिंग का टाइम है. दैट मीन्स अगर वो ट्रेनिंग का टाइम है तो ये बिजनेस का टाइम नहीं है. बिजनेस का टाइम क्या है? जब हमने किसी के साथ 45 की किताब दी, उसने पढ़ी, वापस फोन आया, आई वांट टू डू इट, दैट्स व्हेन बिजनेस हैपेंस. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, यू गाइस आल्सो. व्हाटएवर यू डू राइट नाउ, अभी भी जूम कॉल जो कर रहे हो, इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूं अभी आपके साथ. सो you too also do not get discouraged. नए आदमी को छोड़ दो, पुराने को भी यही बात मैं समझाना चाहता हूँ. ये time is training time. Right now, while I am talking, you're listening. While you were talking, I was listening. We are training one another. Business happens when we do the 3 steps and the person says,